हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स जो है मार्च 2022 के उसे कवर कर रहे हैं। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पॉलिटी के ही करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट किए थे एंड इसके जो है दो वीडियोस बनेंगी। तो इसकी जो पहली वीडियो है वो हम यहाँ पे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो है पॉलिटी का पार्ट 2 है, राइट। तो जो है इसके बाद हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं हूँ नवनीत कौर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एंड जो आज का टॉपिक है हमारा फ्रॉम द मार्च 2022 पॉलिटी का, वो है जल जीवन मिशन, राइट। तो जल जीवन मिशन जो है, ऑल्दो ये मिशन जो ये वाली पॉलिसी है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, बट अभी जो है दोबारा से ये न्यूज़ में है। तो डेट इज़ वाई जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ है यहाँ पे कि 918 हैबिटेशंस, राइट, जो 918 हैबिटेशंस हैं, राइट, जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडेड है, दे आर गोइंग टू हैव कंबाइंड वाटर सप्लाई स्कीम्स, राइट। इन सभी के जो है ना यहाँ पे एक कंबाइंड वाटर सप्लाई स्कीम्स होगी एंड उसके लिए अबाउट 1473 करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पे उसके ऊपर खर्चे जाएंगे अंडर द जल जीवन मिशन। तो द वर्क ऑन ऑल द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 2 years, राइट। 2 साल में जो है ये काम वो है कंप्लीट करना है। तो ये जो है ना एक तरह से शेयरिंग बेसिस पे होगी। ये जो काम है यहाँ पे ये शेयरिंग बेसिस पे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा एंड इवन जो कम्युनिटी है उसका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है उसके हिस्से में आएंगे अबाउट 581 करोड़ रुपीस, स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में आएंगे 884 करोड़ रुपीस एंड जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है वो रहेगा अबाउट 7.4 करोड़ रुपीस, राइट। तो अब देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन जो है एक्चुअल में है क्या, राइट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो जल जीवन मिशन जो है वो किसके लिए जो है स्टार्ट किया गया था? टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, राइट। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में। तो उन्हें जो है एक तरह से हर एक घर में एक टैप कनेक्शन यहाँ पे रहेगा बाय द 2024 टू ऑल द हाउस होल्ड्स इन दी रूरल इंडिया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रूरल इंडिया में यहाँ पे बोला गया है कि रूरल इंडिया के हर एक घर में जो है एक सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए हर एक इंडिविजुअल घर में यहाँ पे टैप कनेक्शन जो है वो लगाया जाएगा। एंड इसके अंदर जो है बोला गया है कि अराउंड पर पर्सन जो है पर डे उसके लिए 55 लीटर जो है पानी वो यहाँ पे सेट किया गया है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शन हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय दी 2024। एंड अब जो है ये तो हो गया हाउस होल्ड की बात होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है टैप कनेक्शन स्कूल्स के लिए भी दिए जाएंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी दिए जाएंगे, जीपी बिल्डिंग्स, हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर हो गए एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स हो गए, इनके लिए भी यहाँ पे जो है कनेक्शंस दिए जाएंगे। अब क्या होता है इसमें जो है एक तो ये चीज होगी कि अच्छा एंड एक तरह से सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड करवाना हाउस होल्ड में एंड उसके अलावा स्कूल्स वगैरह में भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। एक तो ये हो गया इसका काम जल जीवन मिशन का। तो दूसरा काम क्या रहता है कि सोर्स जो होता है ना, सोर्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स जो होते हैं उन्हें एक तरह से मैंडेटरी एलिमेंट्स के तौर पे हमें यहाँ पे एक तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सोर्स क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ से हमें ये पानी मिलेगा, राइट। जो हमारे सोर्स हैं यहाँ से हम ये पानी लेते हैं, उन्हें जो है एक तरह से सस्टेन बनाना है सो डैट कि हम जो है हमारे लिए कोई आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि रिचार्ज करना पानी को एंड रीयूज करना थ्रू दी ग्रे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होगी, इसके ऊपर भी यहाँ पे जो है ना काम करना है, इन मेजर्स के ऊपर भी यहाँ पे काम करना है, राइट। तो JGM फोकस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल। ओके, लोकल लेवल के ऊपर जो है डिमांड एंड सप्लाई साइड जो है उसका जो मैनेजमेंट करना है इन चीजों का फॉर द वाटर एट द लोकल लेवल, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है जल जीवन मिशन। This mission is based on a community approach to the water and it looks to create a जन आंदोलन for water। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक जन आंदोलन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है एंड सो डैट कि हर एक बंदा जो है, हर एक पर्सन जो है ना यहाँ पे लोकल लेवल पे वो खुद भी यहाँ पे जो है ना एफर्ट्स करे कि हमें जो है पानी को कंजर्व करना है, उसे किस तरह से हमें आगे जाके फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। So thereby making it everyone priority।
and it promotes and ensure voluntary ownership among local communities by a way of contribution। and फिर लोगों को थोड़ा सा जो है मोटिवेट करना है कि आप जितना भी कंट्रीब्यूशन हो यहाँ पे दे सकते हैं, इन कैश में कोई चीज आप लाके दे सकते हो, लेबर दे सकते हो, या फिर वॉलेंट्री लेबर भी आप यहाँ पे दे सकते हो। सो पेरेंट मिनिस्ट्री क्या है अब जल जीवन मिशन की? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट, ये जो है इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दी एग्जाम पर्सपेक्टिव। एंड फंडिंग पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो है शेयरिंग बेसिस पे जो है फंडिंग होगी। इसमें जो है सेंटर का भी हिस्सा रहेगा, स्टेट का भी रहेगा, एंड इवन जो है लोकल लेवल पे भी जो है इसका हिस्सा रहेगा। तो फंड शेयरिंग पैटर्न जो है ना यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट है हर एक स्टेट के लिए। जो एक तरह से हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उसमें जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो कितना है यहाँ पे 90-10 है। ओके 90-10 में 90% यहाँ पे सेंटर देगा एंड जो 10% है वो यहाँ पे स्टेट देगा। ओके पैसा तो ये कहाँ पे है? हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। एंड जो बाकी स्टेट है वहां पे जो है अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 50-50% रहेगा एंड यूनियन टेरिटरी के लिए 100% यहाँ पे रहेगा। सेंटर ही यहाँ वहां पे देगी 100%। तो 4 टायर इम्प्लीमेंटेशन होगी यहाँ पे एंड इस स्कीम की मॉनिटरिंग जो है वो भी 4 लेवल पे होगी। एक तो हो गया यहाँ पे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल, राइट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन नेशन एंड वन इलेक्शन। तो ये भी अभी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र जो है उन्होंने बोला है कि डेट इलेक्शन कमीशन जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है फॉर होल्डिंग अ साइमल्टेनियस इलेक्शन, राइट, उसके लिए रेडी है। ओके मीन साइमल्टेनियस इलेक्शन यहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया हो गए, जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन भी बोल सकते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो रेडी है। एंड अर्लियर दिस ईयर जब यहाँ पे नेशनल वाटर डे था उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उसने उस समय में उन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है उसके लिए आवाज यहाँ पे उठाई थी। एंड इवन वो बोलते हैं कि वन नेशन वन वाटर लिस्ट भी यहाँ पे होनी चाहिए एंड हैड सेड दैट कंटिन्यूस साइकिल जो है ना इलेक्शन का, इसकी वजह से जो डेवलपमेंटल वर्क्स है ना उसमें जो है काफी ज्यादा रोड़े जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि एक स्टेट में इलेक्शन अभी कंप्लीट होते नहीं है तो दूसरी स्टेट में जो इलेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो डेवलपमेंटल वर्क है ना वो यहाँ पे रुक रहे हैं सेंटर के, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो वहां पे फिर कोई भी डेवलपमेंटल काम जो है वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, तो फिर कोई भी नया काम वहां पे स्टार्ट नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पे खर्चा भी कितना होता है हर एक स्टेट में अलग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पैसा जो दोबारा से इलेक्शन करवाने तो पैसा कितना वहां पे लगता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है एक्चुअल में एजेंडा ये है क्या? इसमें क्या होगा कि जो लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, पंचायत होगी एंड अर्बन लोकल बॉडीज होगी, सभी में जो है ना साइमल्टेनियसली जो है 5 साल में एक बार इकट्ठी ही एक ही समय में जो है यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे। सो जो अभी जो है ना ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे हैं अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसकी वजह से जो है ना क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को। पहला तो यही हो गया मैसिव एक्सपेंडिचर, खर्चा बहुत ज्यादा आता है बार बार इलेक्शन करवाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी जो यहाँ पे लगानी होती है वो पैरालाइज होती है, एंड क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, तो कोई भी नई पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है, कोई डेवलपमेंटल काम ही यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो जो इसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो भी यहाँ पे डिलीवर नहीं हो सकती हैं। एंड दूसरा यहाँ पे मैन पावर के ऊपर भी जो है ज्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि एक तो उन्हें अपने ऑफिस के काम करने पड़ते, दूसरी उन्हें उनकी जो है यहाँ पे ड्यूटीज भी लगा दी जाती हैं बार बार इलेक्शंस के लिए, तो मैन पावर के ऊपर जो है ना यहाँ पे ज्यादा बर्डन आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना उनके ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, स्पेशली जो छोटी नई पार्टीज होती है ना उनके ऊपर ज्यादा यहाँ पे प्रेशर आता है। कैंपेनिंग में जो उनका कितना खर्च यहाँ पे होता है, अगर एक ही बार 5 साल में वो यहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे ऑल ओवर द इंडिया तो जो है ना उनका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट अभी एक स्टेट में जो है पहले इलेक्शन हो रहे वहां पे खर्चा कर रहे हैं, फिर दूसरी स्टेट में हो रहे वहां पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना उनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। तो ये चैलेंजेस यहाँ पे अभी फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो करवाएंगे तो उसकी वजह से हमें जो है फायदा क्या होगा?
वो तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे रहेगी। तो जो रूलिंग पार्टीज है ना, वो आप जो है अपने लेजिस्लेशन मीन वो अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगी रेदर देन यहाँ पे जो है कैंपेनिंग पे। क्या होता है कि एक स्टेट में अगर कोई पार्टी जो है वो जीत गई है तो दूसरी स्टेट में अब इलेक्शंस आ जाते हैं, तो उनका जो फोकस है वो वहां पे चला जाता है कैंपेनिंग में। तो जिस स्टेट में वो यहाँ पे जीत जाते हैं उसको उसके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं वो, राइट। तो जो रूलिंग पार्टीज है ना, फिर वो अपने लेजिस्लेशन के लिए अपने गवर्नेंस के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। एंड फिर ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड पॉलिसीज एंड जो प्रोग्राम्स हैं वो कंटिन्यूस तरीके से यहाँ पे चलते रहेंगे 5 सालों के लिए। एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस जो है वो थोड़ा सा और एफिशिएंट हो जाएगा। एंड जो ब्लैक मनी का इम्पैक्ट है ना ऑन दी वोटर्स, वो भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है एज ऑल द इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ टाइम। ओके, तो हाउएवर अगर यहाँ पे जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने हैं ना, वो करवाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ना थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे लाने होंगे, राइट। उन आर्टिकल्स में हमें यहाँ पे चेंजेस लाने होंगे दैट डील्स विद द इलेक्शंस, राइट, जो कि यहाँ पे इलेक्शंस में डील करते हैं, उन आर्टिकल्स में जो है थोड़े से चेंजेस भी लाने होंगे। तो कई सारे काम है यहाँ पे जो पहले फुलफिल करने हैं, उसके बाद में ही जो ये वाली पॉलिसी जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो चेंजेस यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल है आर्टिकल 83 जो यहाँ पे पार्लियामेंट के जो हाउसेज होते हैं ना पार्लियामेंट के, उसकी ड्यूरेशन को डील करते हैं 5 साल के लिए यहाँ पे जैसे होते हैं ना, राइट। इनमें कई सारे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वो चेंज करने होंगे। आर्टिकल 85 है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 85 जो डील करता है यहाँ पे जब लोकसभा को डिसोल्यूशन उसकी कर दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट, उसमें भी चेंजेस लाने होंगे। आर्टिकल 172 जो है जो कि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन के साथ रिलेटेड है। तो इन सब में जो है ना पहले चेंजेस यहाँ पे लाने होंगे, एक प्रॉपर एजेंडा यहाँ पे तैयार करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे काम होगा जब यहाँ पे पूरे कंट्री में हम एक ही समय में इलेक्शन करवाएंगे तो, ओके। सो उसके अलावा यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का एक्ट है ना, उसे भी अमेंड करना होगा। एंड इन द प्रोविजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड द असेंबलीज। एंड जैसे कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो पावर्स हैं एंड जो फंक्शनिंग है ना, उसे रिस्ट्रक्चरिंग जो उसकी जो है दोबारा से करनी होगी। एंड उसके अलावा साइमल्टेनियस इलेक्शन एक्चुअल में होते क्या है, इसकी भी डेफिनेशन जो है ना वो यहाँ पे 1951 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 में जो है हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो कई सारी चीजें जो है, कई सारी अमेंडमेंट्स जो है ना वो पहले यहाँ पे करनी होंगी, उसके बाद में ही यहाँ पे हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो एजेंडा है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये भी जो है अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है, क्योंकि जो है अभी इसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। सो द नेशनल कमीशन जो है फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब हैज बीन डिसफंक्शनल। ओके, पिछले जो है 4 सालों से जो है ये वाला जो कमीशन है वो जो है डिसफंक्शनल है, कोई काम नहीं कर रहा है। जो पार्लियामेंट में जो है इन्होंने इवन सिंगल रिपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे डिलीवर नहीं की है। ये कहना है किसका, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ना उसका कहना है, ओके। तो जो पेंडिंग रिपोर्ट्स है ना वो कौन कौन सी है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इस कमीशन से कौन सी रिपोर्ट मांग रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में इंद्र सागर पोलावरम प्रोजेक्ट जो यहाँ पे लग रहा है, तो वहां से जो कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है ना उठाया गया था एंड उनको जो है ना यहाँ पे नई जगह पे बिठाया गया था। तो इस इंदिरा सागर पोलावरम प्रोजेक्ट इन जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लग रहा है उसकी वजह से इन ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े हैं उसकी स्टडी करने के लिए बोला गया था नेशनल कमीशन को फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो वो रिपोर्ट अभी इन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दी है। उसके अलावा राउरकेला स्टील प्लांट जो है ना उसकी वजह से भी जो है ना इन ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है रिहेबिलिटेट किया गया था, उनकी जो है रीसेटलमेंट यहाँ पे की गई थी। तो उसकी भी एक स्पेशल रिपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे देने के लिए बोला गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, बट वो भी अभी यहाँ पे नहीं दी है। पिछले 4 साल से कोई भी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई है पार्लियामेंट्री कमेटी को,
ओके। सो अब क्या है, हाउएवर जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, वो क्यों यहाँ पे इन रिपोर्ट्स नहीं दे पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो काफी सारे चैलेंजेस को जो है फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट्स नहीं दे पा रहा है। पहला तो ये है कि उनके पास मैन पावर भी नहीं है, एंड बजट भी जो है वो काफी ज्यादा कम है उनके पास। एंड इवन जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है ना बंदे हायर करने के लिए इस कमीशन में, तो वो काफी ज्यादा हाई रखी गई है, जिसकी वजह से जो एप्लीकेंट्स हैं वो काफी कम आते हैं। सो अब थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्चुअल में है क्या, इसे कब यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 को अमेंड करके, एंड यहाँ पे जो है नया आर्टिकल ऐड किया गया था 338A इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 का, राइट, 89th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू जो है 338A एक्ट जो है एक नया आर्टिकल जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया था। इसके अंडर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को जो है अमेंड एक तरह से ऐड किया गया था। ओके पहले क्या था यहाँ पे, बाय दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट की वजह से जो पहले यहाँ पे जो है कमीशन हुआ करते थे, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज रिप्लेस्ड बाय द टू सेपरेट कमीशन। ओके पहले यहाँ पे जो है आर्टिकल 338 में जो है एक सिंगल कमीशन बनाया गया था फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उसे जो है अब रिप्लेस करके दो अलग यहाँ पे जो है कमीशन बना दिए गए हैं। एक है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एक है यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। मीन सिंगल पहले था दोनों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, आप जो है उसकी जगह पे अलग अलग बना दिए गए हैं। तो आर्टिकल 338 के अंदर पहले सिंगल था यहाँ पे, इसे अमेंड किया गया है यहाँ पे 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो एक नया आर्टिकल 338A जो है वो ऐड किया गया है, उसके अंदर है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब इसमें इस कमीशन के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, एंड इन ये सभी जो है ना यहाँ पे 3 साल के लिए काम करते हैं इस कमीशन में। एंड द चेयरपर्सन हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। जो चेयरपर्सन होता है ना उसे कौन सा रैंक दिया जाता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक दिया जाता है। एंड जो वाइस चेयरपर्सन है उन्हें जो है स्टेट मिनिस्टर का जो है रैंक दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक जो है वो दिया जाता है। तो इन सभी को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, एंड एटलीस्ट इन मेंबर में जो है ना एक मेंबर वुमेन होनी ही चाहिए, ये भी है यहाँ पे इसमें। एंड ये 3 साल के लिए जो है अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। एंड दी मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, राइट। मीन लगातार 2 बार तो जो है ये मेंबर यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, तो वो इसके मेंबर बन सकते हैं इस कमीशन के लगातार 2 बार, बट तीसरी बार जाके वो नहीं बन सकते हैं। ओके सो पावर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज empowered टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर मैटर्स relating to the safeguards provided for the scheduled tribe under the constitution or under other laws और अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर। मीन जो है ये देखना है कि जो भी सेफगार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब को, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना एंड जो है मॉनिटर करना, ये इसकी पावर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। एंड इवन जो है अगर कोई भी कंप्लेंट आती है शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स को लेके, सेफगार्ड्स को लेके, तो उसे भी जो है ये ऑथराइज करते हैं ये कमीशन जो है। ओके एंड इवन जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं, एंड प्लानिंग प्रोसेस जो होती है ना रिलेटिंग टू द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें भी जो है ये एक तरह से एडवाइस देते हैं अपनी। एंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन है वो लगातार रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को एनुअली जो है ना वो सबमिट करते हैं ऑन द वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स एंड मेजर्स जो भी यहाँ पे चाहिए होते हैं फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्कीम्स रिलेटिंग टू द वेलफेयर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। तो यहाँ पे जो है ना ये देखते रहते हैं कि हर साल एनुअली जो है प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि उनके लिए जो भी यहाँ पे काम किए जा रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो ये रिपोर्ट जो है एनुअली यहाँ पे सबमिट करते हैं, ये इनका काम है। बट अभी पिछले कुछ 4 सालों से जो है ये रिपोर्ट्स नहीं सबमिट कर पा रहे हैं क्योंकि मैन पावर ही इनके पास नहीं है। ओके तो ये चैलेंजेस अभी जो है ये फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है ये न्यूज में थे, राइट। So with this we have completed the current affairs of polity, and in our next video we will start the current affairs of international relations.
ओके, एंड फ्रॉम द मार्च 2022। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।